आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ब्लड ग्लेशियर। मूवी की शुरुआत साल 2013 में होती है, जहाँ पूरी दुनिया मौसम में आ रहे खतरनाक बदलाव से गुजर रही है। वैज्ञानिकों के हिसाब से आने वाले 10 सालों में नॉर्थ पोल पर जमी सारी बर्फ पिघल जाएगी और सभी के सभी पहाड़ों के ग्लेशियर भी खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और पृथ्वी के इस हाल के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार खुद इंसान ही होंगे। अब ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों में 3500 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर रिसर्च स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ जेनेक नाम का एक टेक्नीशियन, उसका पालतू कुत्ता टिनी और 3 वैज्ञानिक रह रहे होते हैं जो कि वातावरण में आ रहे बदलाव की जांच कर रहे हैं। जेनेक ने रात को वैसे काफी नशा किया था और अब वो किसी तेज आवाज को सुनकर जागता है। बीरथा नाम के एक वैज्ञानिक लगातार जेनेक का दरवाजा बजाई जा रही है और जेनेक की मदद मांग रही है। ना चाहते हुए भी जेनेक को बाहर जाकर अलार्म बंद करना पड़ता है। अब पता लगता है कि इस मेन स्टेशन से कुछ दूरी पर जो मौसम की जांच करने वाली मशीन लगा रखी है उस पर कुछ गड़बड़ आ गई है और वो ठीक से काम भी नहीं कर रही है। उसके बिना वैज्ञानिक मौसम की जांच ठीक से नहीं कर सकते, इसलिए मशीन को जल्द से जल्द ठीक करना बेहद जरूरी है। अब जेनेक वैसे ज्यादातर अपनी टीम के साथ घुल मिल नहीं पाता, लेकिन उसको वैज्ञानिकों की बात माननी पड़ती है और फिर उसको मशीन को ठीक करने के लिए दूसरे स्टेशन जाना पड़ता है। बाहर जाकर जेनेक देखता है कि उसकी डॉगी टिनी कुछ अजीब व्यवहार कर रही है और जब जेनेक टिनी को खाना खिलाने के लिए बुलाता है तो भी टिनी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। टिनी वैसे टकटकी लगाए ऊपर एक जगह को घूर रही होती है, जैसे कि उसने बर्फीले पहाड़ों पर कुछ अजीब सा देख लिया हो। बाद में जेनेक और एक वैज्ञानिक फाल्क पहाड़ों पर जाने के लिए अपनी तैयारी करते हैं ताकि वो खराब हुई उस मशीन को ठीक कर सके। फाल्क पता लगाने की कोशिश करता है कि जेनेक किसी के साथ घुल मिल क्यों नहीं पाता। वो बोलता है, जेनेक तुम्हें यहाँ रहते हुए 5 साल हो गए हैं और तुम हमेशा अकेले रहते हो, क्यों? ऐसी मुश्किल जगहों पर तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन जेनेक नहीं बताना चाहता कि वो क्यों सभी से अलग रहता है। वो बोलता है, इन पहाड़ों के रास्तों को मैं सभी लोगों से अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अब वो दोनों और टिनी मिलकर बर्फीले पहाड़ों पर चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक टिनी कुछ अजीब व्यवहार करती है और भौंकते हुए किसी दूसरे रास्ते पर जाने लगती है। जेनेक और फाल्क टिनी के पीछे जाते हैं और अपने सामने का नजारा देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। एक बड़ी चट्टान लाल रंग की परत से ढकी हुई है और ये परत किसी बैक्टीरिया की वजह से बनी हुई है। फाल्क इस चीज को देखकर बहुत हैरान भी है और खुश भी, इसलिए वो लाल रंग की इस चीज का थोड़ा सा सैंपल ले लेता है ताकि बाद में उसकी जांच कर सके। जेनेक को पास वाले गुफा से भेड़े की चीखने की आवाज भी आती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मशीन का ट्रांसफॉर्मर बॉक्स ठीक करने लगता है। लेकिन टिनी गुफा के अंदर से उस सारी आवाज का पता लगाने का तय करती है। वो अंदर जाती है और सूंघते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहाँ पत्थरों के पास एक जख्मी लोमड़ी पड़ी होती है जो कि बहुत तेजी से सांस ले रही है। उस लोमड़ी के पेट में कुछ हिल भी रहा है और अचानक से लोमड़ी का पेट फट जाता है। अब जेनेक को गुफा से कुत्ते की रोने की आवाज आती है, इसलिए जल्दबाजी में उसका सर ट्रांसफार्मर से टकरा जाता है और दूसरी तरफ फाल्क भी जल्दी से पहाड़ से नीचे आता है। अब जेनेक भागते हुए अपने डॉगी के पास जाता है और देखता है कि उसकी डॉगी के पेट पर ताजी चोट का निशान बना हुआ है। टिनी आगे देखी जा रही होती है जहाँ लोमड़ी की मरी हुई लाश पड़ी हुई है और गुफा के अंदर से और भी अजीब आवाजें आ रही होती है, लेकिन जेनेक उन पर कोई ध्यान नहीं देता और अपनी टिनी को बाहर लेके आ जाता है। अब मेन बेस स्टेशन पर वैज्ञानिक उस लाल चीज की जांच करते हैं जो फाल्क अपने साथ लेके आया था। उस चीज में जिंदा जीव हैं जो कि लगातार अपने जैसे और जीव बनाए जा रहे हैं। बीरथा जेनेक को बोलती है, तुम मुझे उस ग्लेशियर पर लेके चलो जहाँ से तुम्हें सैंपल मिले, मैं एयर टाइट डब्बे में इस चीज का ताजा सैंपल लाना चाहती हूँ। जेनेक वैसे जाने से मना करते हुए बोलता है कि मैं रात के समय बाहर नहीं जाने वाला हूँ, गुफा के पास कोई खतरनाक लोमड़ी घूम रही है। अब सभी वैज्ञानिक बोलते हैं कि जेनेक काम न करने के बहाने बना रहा है और वो ये सब कुछ शराब के नशे में बोल रहा है। उनका मानना है कि गुफा में कोई खतरा नहीं है। हालांकि इसके बाद भी वो अगले दिन जाने का तय करते हैं। अगली सुबह स्टेशन पर कोई मंत्री आने वाली है और उसके साथ कुछ और लोग भी आएंगे, इसलिए सभी लोग तय करते हैं कि वो ग्लेशियर से मिली लाल चीज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जेनेक इस बात से सहमत नहीं होता और बोलता है, मुझे इसके बारे में बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा काम है। स्टेशन पर आने वाली मंत्री कुछ रिपोर्टर्स के साथ आई हुई है और उसके साथ ही जेनेक की पुरानी गर्लफ्रेंड तानिया भी आई हुई है। तानिया अभी भूवैज्ञानिक का काम करती है और 3 साल पहले वो भी पहाड़ों पर काम करने वाली टीम का हिस्सा हुआ करती थी। इस सब के दौरान बाकी के लोग जेनेक से बात कर रहे होते हैं कि वो बाहर से आने वाले लोगों को कुछ न बताए। वे बोलते हैं कि मंत्री और उसके साथ आए लोगों के लिए ये एक कैंपिंग की तरह है और ये सब राजनीति का एक हिस्सा है जिसमें हमें उनका साथ देना होगा, इसलिए हमें यहाँ हुई कोई भी बात उनको बताने की जरूरत नहीं है। हार्लोड नाम का एक वैज्ञानिक जेनेक को नशे की चीज देता है ताकि जेनेक सो जाए और किसी को कुछ न बताए। हालांकि उसी समय तानिया जेनेक को रेडियो की मदद से संपर्क करती है और उनके पहुंचने के बारे में बता देती है। इस बात को सुनकर जेनेक को बड़ा अच्छा महसूस होता है और बाकी वैज्ञानिकों को लगता है कि अब तो जेनेक अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को खतरनाक लोमड़ी के बारे में बता ही देगा। तानिया बताती है, मैं मंत्री जी के साथ सुबह होते ही पहाड़ों पर जाऊंगी ताकि हम वहाँ से अच्छी फोटोज ले सके। जेनेक अपने प्यार से मिलने के लिए बहुत उतावला होता है, इसलिए वो सोने से पहले थोड़ा और नशा कर लेता है। रात के वक्त जेनेक की आंख खुलती है और उसको कचरे में से कोई आवाज आती है। जेनेक को महसूस हो जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो हार्लोड को फोन करता है और बंदूक लाने को बोलता है, लेकिन हार्लोड उसकी नहीं सुन पाता। अचानक खतरनाक दिखने वाली कोई चीज अंधेरे से बाहर आती है और जेनेक पर हमला करने लगती है। सभी वैज्ञानिक उसकी आवाज सुनकर वहाँ बाहर आते हैं और जेनेक उनको बोलता है कि सभी लोग यहाँ से भाग जाओ और छुप जाओ। वो बोलता है, मेरे ऊपर किसी अजीब से दिखने वाली लोमड़ी ने हमला किया जिसके सर पर सींग भी थे, लेकिन कोई भी जेनेक की बात पर विश्वास नहीं करता और उनको लग रहा है कि जेनेक ये सब कुछ नशे में ही बोल रहा है। लेकिन जेनेक को विश्वास है कि जो भी उसने देखा वो बिल्कुल सच है, इसलिए वो इस खतरे के बारे में मंत्री को बताना चाहता है। हमारे टेक्नीशियन और वैज्ञानिकों के बीच एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है और हार्लोड जेनेक को शांत करके बोलता है, जेनेक तुम अपने बेड पर जाओ, हम उस लोमड़ी को कल पकड़ेंगे। बेचारा परेशान जेनेक अपने डॉगी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और सोने से पहले जेनेक हार्लोड को एक शिकारी की कहानी सुनाता है जो कि आसपास ही रहा करता था। जेनेक बोलता है, जब वो शिकारी आदमी मरा था तब उसके पास टिनी बहुत ही जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। तानिया और मैंने टिनी को साथ लाने का तय किया
था और तब से हम टिनी को पाल रहे हैं। और फिर पूरी रात जेनेक को उस खतरनाक राक्षस जैसी लोमड़ी के सपने ही दिखते रहते हैं। अगली सुबह जेनेक रेडियो पर तान्या को बताता है, तान्या रास्ते में तुम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन तान्या अपने पुराने बॉयफ्रेंड की बात पर विश्वास ही नहीं करती और सभी को आगे चलने के लिए बोल देती है। अब जेनेक बीरथा को लाल ग्लेशियर पर लेके जाता है। हालांकि वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि लाल रंग का सारा बैक्टीरिया कहीं गायब हो गया है। बीरथा चट्टान में छेद करके सैंपल लेने का तय करती है और इसके दौरान जेनेक सुसु करने के लिए एक साइड पर चला जाता है। अचानक नमी की वजह से एक छोटी चट्टान हिलने लगती है। ये हिलती हुई चट्टान असल में एक बीटल है जिसमें बैक्टीरिया की वजह से बदलाव आ गया है और वो बीटल हमला करने लगता है। अब जेनेक इससे बहुत घबरा जाता है और उसको लात मारता है, जिससे वो बीटल एक तरफ ही गिर जाता है और अपने खोल में छुप जाता है। इस सब के दौरान मंत्री और उसके लोग मेन स्टेशन की तरफ आ रहे होते हैं। तान्या मौसम में तेजी से आ रहे बदलाव के बारे में रिपोर्टर्स को बताती है। सभी लोग एक सुंदर सी जगह फोटोज लेने के रुकते हैं। फोटोज लेते समय फोटो लेने वाले आदमी को एक बहुत बड़ा मच्छर काट लेता है और उस मच्छर का पेट लाल बैक्टीरिया से भरा हुआ है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक अजीब से इस बीटल की जांच कर रहे होते हैं। बीटल अचानक ही तेजी से हिलता है, जिसकी वजह से सभी घबरा जाते हैं, लेकिन बीरथा सभी को विश्वास दिलाती है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बीटल के हिस्सों की जांच करने के बाद वैज्ञानिकों को पता लगता है कि इस बीटल में वही जीव है जो कि लाल ग्लेशियर वाली चीज में मिला था। बीरथा बताती है कि यह अजीब बीटल किसी तरह से लोमड़ी और कीड़े का मिक्सचर है। वो जांच करके बताती है कि ये लाल बैक्टीरिया अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिला सकता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के जानवर बन सकते हैं। वो आगे बताती है कि जब लाल ग्लेशियर पिघला होगा तब जमा हुआ बैक्टीरिया पानी के साथ मिला होगा जिसको लोमड़ी ने पिया होगा और लोमड़ी का डीएनए उस कीड़े के डीएनए के साथ मिला होगा जिसको उसने खाया होगा, जिसकी वजह से एक नया तरह का जानवर बना होगा। जेनेक पूछता है कि मान लो कि अगर लाल बैक्टीरिया वाला कोई जानवर किसी इंसान को काट ले या इंसान की चोट को चाट ले तो क्या होगा। बीरथा बताती है कि इस तरह का कोई भी जानवर एक ऐसे भेड़े की तरह होगा जो कि सभी में बीमारी फैलाएगा और अगर वो किसी इंसान को काट लेगा तो उस इंसान का दिमाग भी एक जानवर की तरह हो जाएगा। इसके बाद जेनेक अपने कमरे में जाता है और टिनी के जख्म को देखता है। उसको समझ आ जाता है कि टिनी के पेट में कोई अजीब सी चीज बड़ी हो रही है। जेनेक एक और बार अपनी तान्या को फोन करता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि मंत्री जी और बाकी लोगों को किसी और रास्ते से आना चाहिए, क्योंकि अभी जिस रास्ते से वो आ रहे हैं उस रास्ते पर लाल बैक्टीरिया वाले जानवरों का खतरा हो सकता है। अब अपनी बात करने के बाद जेनेक को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है। उसको पता लग गया है कि उसकी प्यारी टिनी लाल बैक्टीरिया का शिकार बन चुकी है, इसलिए जल्दी से उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। वो टिनी को मारकर उसका दर्द कम करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा करने में भी हिचकिचाता है। टिनी अपने मालिक की तरफ मासूम आंखों में देखती है, जैसे कि वो बोलना चाहती हो कि प्लीज मुझे मत मारो, और इस वजह से जेनेक को फैसला लेने में और भी मुश्किल हो रही होती है। यहाँ तान्या जेनेक की बात मानते हुए अपने साथियों को बताती है कि किसी वजह से हम लोगों को अपना रास्ता बदलना होगा। मंत्री किसी छोटे रास्ते से जाने का तय कर लेती है और तान्या इस बारे में फिर से जेनेक को बता देती है। रेडियो पर तान्या टिनी के रोने की आवाज सुन लेती है और बोलती है, जेनेक तुम मेरे आने का इंतजार करो, हम मिलकर टिनी को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। इस सब के दौरान जिस फोटोग्राफर को मच्छर ने काट लिया था उसकी हालत बेकार होती जा रही होती है, लेकिन वो सोचता है कि ये सब थकावट की वजह से हो रहा है। मंत्री और उसकी टीम कुछ ही दूरी पर एक डरी हुई लड़की से भाग रहे होते हैं, जिसका पीछा लाल बैक्टीरिया वाला एक चील कर रहा है। बेचारी लड़की का पैर एक पत्थर में फंस जाता है और राक्षस जैसी वो चील उसके पैरों पर डंक मारने लगती है। दूसरी तरफ जेनेक तान्या और बाकियों से मिलने के लिए निकल रहा होता है, जिसकी वजह से सभी वैज्ञानिक भड़क जाते हैं। वे बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम किसी और को इस लाल बैक्टीरिया के बारे में बताओ, ऐसा करने पर लोग डर जाएंगे और फालतू का ड्रामा बनाएंगे। हमारे पास एक अच्छा मौका है, हम इस खोज से दुनिया को बदल सकते हैं और ऐसा करने पर हम लोग भी मशहूर हो सकते हैं। वो जेनेक से बोलते हैं कि तुम कुछ समय तक के बाद हम लोगों के बीच ही रहने दो, तब तक हम सभी अपनी जांच पूरी कर लेंगे। लेकिन जेनेक इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है, जिससे बीरथा भड़क जाती है। फिर जेनेक ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है कि मैं तुम लोगों की धमकियों से नहीं डरता, अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। रास्ते में जेनेक को एक मरी हुई बकरी मिलती है जिसका पेट फटा हुआ है। वो इधर उधर बड़े ध्यान से देखता है और सोचता है हम लोग काफी खतरे में हैं। लाल बैक्टीरिया का खतरा हम लोगों के पास पहुंचा जा रहा है। जिस आदमी को बड़े मच्छर ने काटा था उसको तेज बुखार हो गया है, इसलिए पूरी टीम रास्ते में रुकने का तय करती है। मच्छर ने जहाँ पर काटा था वो सूज गया है और उसमें पस भी भरने लगा है। तान्या सभी लोगों को जल्दी जल्दी से स्टेशन पर लेके जाना चाहती है, इसलिए वो सभी को आगे बढ़ते रहने को बोलती है। अचानक वो लड़की जिस पर चील ने हमला किया था वो भागते हुए मंत्री की टीम की तरफ आती है। बेचारी लड़की नीचे गिर जाती है और घबराहट की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाती। अब खतरनाक चील सभी लोगों के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है ताकि वो किसी को अपना शिकार बना सके। मंत्री का बॉडीगार्ड मंत्री को बचाने के लिए आगे आता है और खतरनाक चील पर गोली मारने की कोशिश करता है, पर चील पहाड़ों के पीछे चली जाती है। लेकिन ये सब चील की एक चाल होती है जो कुछ ही सेकंड में वापस आती है और बॉडीगार्ड पर हमला कर देती है। वैसे तो बॉडीगार्ड चील को मार देता है, लेकिन चील भी उसको काफी जगह चोट पहुंचा देती है। सभी लोगों के बीच में अब घबराहट फैल जाती है कि अब करें क्या। मंत्री अपने बॉडीगार्ड के ऐसे हाल देखकर घुटनों के बल चलते हुए उसकी तरफ आती है और रोने लगती है, क्योंकि वो बॉडीगार्ड को काफी समय से जानती थी। फोटोग्राफर भी डर के मारे अकेले कहीं भाग जाता है। जेनेक के सब कुछ देखकर सभी लोगों की मदद के लिए भागता हुआ आता है और इसके बाद सभी को स्टेशन लेके जाता है। स्टेशन में हार्लॉर्ड मंत्री के साथ मुलाकात करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन जल्द ही मंत्री और उसकी डरी हुई टीम स्टेशन पर पहुंच जाती है। अंदर पहुंचकर वो दरवाजे बंद कर लेती है। वो जख्मी लड़की को टेबल पर लेटाते हैं और जो भी चीजें उनके आसपास है उसकी मदद से उसका इलाज करते हैं। पता लगता है कि सभी लोग स्टेशन पर नहीं पहुंचे। इरिन नाम की रिपोर्टर का ध्यान इस बात पर जाता है कि उसके साथ वाला लड़का वहाँ पर नहीं है, इसलिए इरिन बहुत घबरा जाती है।
अब मंत्री बड़े आराम से बड़े प्यार के साथ उस लड़की को शांत करती है और बोलती है, बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा दोस्त जल्द ही वापस आ जाएगा। तान्या बोलती है, जेनेक तुम किसी को कॉल करके जल्दी से मदद के लिए मंगवाओ। लेकिन पता लगता है जिस फोन से मदद मंगवाई जा सकती थी उस फोन को 2 वैज्ञानिक अपने साथ मौसम की जांच करने वाले स्टेशन पर लेकर गए हैं। हार्लॉर्ड जेनेक के कान में कुछ फुसफुसाने लगता है, दोस्त मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। फाल्क और बीरता कल सुबह तक वापस नहीं आने वाले और तब तक मंत्री और उसके लोग यहाँ से जा चुके होंगे। हार्लॉर्ड को महसूस हो गया है कि उसकी टीम की गलती उन लोगों पर अब भारी पड़ने वाली है, इसलिए वो अपनी गलती को छुपाने के लिए अब बहाने बनाने लगता है। जेनेक उसकी माफी पर ध्यान नहीं देता और सोचता है कि इन लोगों की वजह से हम और ज्यादा खतरे में पड़ गए हैं, इसलिए वो हार्लॉर्ड की पिटाई कर देता है। अब मंत्री बोलती है कि आप लोग मेरे फोन का इस्तेमाल करके कॉल कर सकते हो, लेकिन उसको बताया जाता है कि इतनी ऊंचाई पर मोबाइल ठीक से काम नहीं कर सकते। अब मंत्री को याद आता है कि बॉडीगार्ड के पास एक सैटेलाइट फोन है जिसकी मदद से कहीं भी फोन किया जा सकता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो अपना गुस्सा उस रोती हुई रिपोर्टर पर निकालती है। अब जेनेक को अपनी डॉगी टिनी की भौंकने की आवाज आती है और वो डरा हुआ है कि कहीं उसके आसपास कोई खतरा ना हो। वो बाहर जाता है और बड़े ध्यान के साथ अपने कमरे की तरफ जाता है क्योंकि उसको लग रहा है कि टिनी के शरीर से कोई खतरनाक जानवर निकला होगा। यहाँ गुस्से से भरी तान्या हार्लॉर्ड से सवाल जवाब कर रही होती है कि हार्लॉर्ड तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम लोग हमसे किस बारे में छुपा रहे हो। दूसरी तरफ फाल्क और बीरथा मौसम की जांच करने वाली मशीन के पास पहुंच गए हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर उनको पता लगता है कि अंदर जाने की चाबी तो वो लेकर आए नहीं, वो स्टेशन पर ही भूल गए हैं। दोनों झगड़ने लगते हैं कि चाबी तुम्हारी वजह से पीछे रह गई। फिर दोनों एक दूसरे पर काफी देर तक इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फाल्क ताला ही तोड़ देता है। दोनों अंदर जाते हैं और जल्दबाजी में बीरथा बिना सोचे समझे वो डब्बा खोल देती है जिसमें बड़ा बेटल बंद किया हुआ था। खतरनाक बेटल अब तक मरने का ड्रामा कर रहा था और डब्बा खुलते ही बीरथा के मुंह पर चिपक जाता है। बीरथा घबराते हुए बाहर चली जाती है और इस कीड़े से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करने में लग जाती है। उसका दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पागल आदमी एक बेकार सा रास्ता ढूंढता है। वो एक पत्थर को लेकर बीरथा के मुंह पर मारने लगता है। बीटल तो उसके चेहरे से अलग हो जाता है, लेकिन इस हमले की वजह से बीरथा के मुंह का कुचुम्बर बन जाता है। यहाँ जेनेक अपनी डॉगी टिनी के पास जाता है और उसको शांत करने की कोशिश करता है। अब तान्या, जिसको हार्लॉर्ड ने लाल वेक्टर की वजह से बने नए जानवरों के बारे में सब कुछ बता दिया है, वो भी जेनेक के कमरे में आती है। अब टिनी अपनी मालकिन के पास जाने की कोशिश करती है क्योंकि वो तान्या को पहचान चुकी है, लेकिन जेनेक को ये बात पसंद नहीं आती। तान्या उनको एक बार पहले ही छोड़कर जा चुकी है। अब जेनेक तान्या को टिनी का पेट दिखाता है जिसमें साफ साफ कोई चीज चल रही है। तान्या को अब सब कुछ समझ आ जाता है कि उन्हें अब क्या करने की जरूरत है। वो जेनेक को एक इंजेक्शन पकड़ाती है ताकि इंजेक्शन लगाकर बेचारी टिनी को सुला जा सके, लेकिन जेनेक तय करता है कि वो अपने 4 पैरों वाली इस दोस्त का दर्द हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तान्या और जेनेक दोनों को बहुत मुश्किल हो रही होती है कि उन्हें अपने प्यारे डॉगी को मारना पड़ेगा। अब तान्या जेनेक को सच बता देती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन जैसे ही जेनेक को आशा की किरण दिखाई देती है, तान्या उसको बताती है कि हमारा बच्चा जिंदा नहीं बच पाया था। यहाँ मंत्री बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इतने बड़े खतरे के बारे में उन्हें नहीं बताया। हार्लॉर्ड अभी भी बहाने बनाया जा रहा है और बोलता है इस लड़की पर चीन ने जो हमला किया था वो तो बस एक एक्सीडेंट था। अब मंत्री ये बात सुनकर और भड़क जाती है और हार्लॉर्ड की पिटाई कर देती है। जेनेक और तान्या वापस आते हैं और जेनेक बोलता है मैं फाल्क और बीरथा को ढूंढने जा रहा हूँ ताकि मैं उनसे सैटेलाइट फोन लेकर मदद मंगवा सकूं। अब तान्या उसको इतना बड़ा खतरा उठाने से मना करती है, लेकिन जेनेक ने अपना मन बना लिया है कि सभी को बचा कर ही रहूंगा। अचानक डरा हुआ फाल्क वहाँ पर पहुंच जाता है जो कि अभी भी जिंदा बचा हुआ है। उसकी आंखों में डर बहुत भरा हुआ है और वो चिल्ला चिल्लाकर बोलता है जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि उसके पीछे पीछे एक खतरनाक राक्षस में बदल चुकी बकरी और कीड़ा दोनों आ रहे होते हैं। दोनों जानवर अंदर आने की कोशिश करते हैं। जेनेक फिर बड़ी मुश्किल के साथ उन दोनों को वहाँ से भगा देता है और फिर दरवाजा अच्छे से बंद कर देता है। फिर जेनेक फाल्क से पूछता है कि बीरथा कहाँ पर है और क्या तुम्हारे पास फोन है। फाल्क बताता है कि बीरथा के पास फोन था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसने बीरथा के साथ क्या कर दिया। वो झूठ बोलता है कि बीरथा के पीछे ऐसे खतरनाक जानवर पड़ गए थे, इसलिए पता नहीं वो पहाड़ों के बीच में कहाँ फंस गई। बाहर राक्षस जैसी भारी बकरी लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत डर जाते हैं। ये नई तरह की बकरी साधारण बकरियों से ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसने पूरे स्टेशन को ऐसे हिलाकर रख दिया जैसे ताश के पत्ते हों। मंत्री उन जानवरों पर जोर की चिल्लाती है और सोचा ये कि काश वो डर कर भाग जाए। कुछ देर के लिए खतरनाक बकरी शांत हो जाती है, लेकिन जल्द ही अपने दोस्त चील के साथ वापस आ जाती है और हमला करने लगती है। दोनों के दोनों लगभग अंदर आ चुके हैं और जेनेक अकेले ही बिना किसी की मदद के उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर मंत्री उसकी मदद करने के लिए आगे आती है और बकरी के सर में ड्रिल मशीन छेद कर देती है। सभी लोग अपनी सांसें थाम कर सब कुछ देख रहे होते हैं और तभी सभी की जान में जान आती है जब हमारी हिम्मत वाली मंत्री उस बकरी को मार देती है। सभी के सभी लोग अपने होश में आते हैं और जो अभी उनके साथ हुआ उससे अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। अब हार्लॉर्ड अपने दुख की बातें सभी को बताने लगता है। अब मंत्री को ताने से पता लगता है कि उन लोगों को लेने के लिए आने वाला हेलीकॉप्टर कल दोपहर से पहले नहीं आने वाला, लेकिन हेलीकॉप्टर से आने वाले लोगों को नहीं पता कि सारी टीम रिसर्च स्टेशन पर ही है, इसलिए वो अगर मंत्री की टीम को ढूंढने के लिए निकलेंगे तो यहाँ तक पहुँचने में उनको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो इन्फेक्शन वाली लड़की के हाल भी बहुत बुरे हैं। वो भी कल सुबह तक जिंदा नहीं बच पाएगी, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए सैटेलाइट फोन लाना ही पड़ेगा। अब तान्या और जेनेक मौसम की जांच करने वाले स्टेशन पर जाने का तय करते हैं। जेनेक फाल को भी अपने साथ लेके जाता है क्योंकि उसको फाल की कहानी पर विश्वास नहीं है कि बीरथा पहाड़ों में अकेले गायब हो गई है। बाकी सभी लोग अपने आप को अच्छे से अंदर बंद कर लेते हैं और तभी चील का शिकार बनी लड़की को होश आ जाता है। उस लड़की के ऊपर से कंबल उठाने पर सभी लोग देखते हैं कि लड़की के पैर के अंदर कुछ अजीब चीज चल रही है। हार्लॉर्ड बोलता है कि मेरे हिसाब से लड़की को भी इन्फेक्शन हो गया है और इसके शरीर के अंदर कोई नया जानवर बन रहा है। अब सभी लोग घबरा जाते हैं और बाहर भागने वाले होते हैं। मंत्री सभी को शांत करती है और बोलती है हम लोग लड़की के पैर का ये हिस्सा काट कर अलग कर देते हैं और जो भी चीज अंदर चल रही है उसको हम जला डालेंगे। वो बड़ी मुश्किल
के साथ उस खतरनाक लाल बैक्टीरिया को बाहर निकालती है और फिर जला देती है। इसके बाद वो लड़की के पैर पर बने जख्म का इलाज करती है, लेकिन बेचारी लड़की ना चाहते हुए भी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। इस अजीब ऑपरेशन के बाद सब कुछ सही तरीके से हो जाता है और लड़की भी सही सलामत है। रास्ते में जाते हुए जेनेक को लग रहा होता है कि वो घायल लड़की को बचा नहीं पाएंगे और उनकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है। इसकी वजह से तान्या भड़क जाती है, क्योंकि वो पहले ही अपने होने वाले बच्चों को खो देने की बात से अभी भी दुखी है। मौके का फायदा उठाते हुए फाल्क वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेक उसको बंदूक दिखाते हुए रोक लेता है। यहाँ मंत्री और उसके साथ रुके हुए लोग जश्न मना रहे होते हैं कि वे ऑपरेशन को ठीक कर पाए। कोई बाहर दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और अंदर आने के लिए बोल रहा होता है। हार्लोट दरवाजा खोलता है और बाहर दरवाजा बजाने वाला आदमी कोई और नहीं, ये वही आदमी है जिसको बड़े से मच्छर ने काट लिया था। वो अंदर आता है और उसका पूरा चेहरा भयानक छालों से भरा हुआ है और वो सभी के पास जाता है और सभी से बोलता है, प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। अचानक उसके सर पर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टेशन में सभी लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। गलती से हार्लोट के हाथ पर थोड़ी आग लग जाती है और जल्दी से वो उसके पूरे शरीर पर फैल जाती है। वो घबराकर बाहर भाग जाता है और मंत्री अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ जेनेक और उसके साथी उस मौसम की जांच करने वाले स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको बीरथा कहीं नहीं मिलती। फाल्क ऐसे नाटक करता है जैसे कोई बीरथा को स्टेशन में ढूंढने जा रहा हो, लेकिन अंदर जाकर वो रोने लगता है, क्योंकि उसको बार बार याद आ रहा है कि उसने ही बीरथा को मार डाला। उसको वहाँ नीचे गिरी हुई एक बंदूक दिखती है और वो उसको अपनी जेब में डाल देता है। तीनों गुफा के अंदर जाकर बीरथा को ढूंढने का तय करते हैं और उनको अंदर ही बीरथा की लाश मिलती है। अचानक फाल्क अपने साथियों पर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम अपनी बंदूक मुझे पकड़ा दो वरना मैं गोली चला दूंगा। और अब तान्या फाल्क के साथ चाल चलने की कोशिश करती है, लेकिन फाल्क उसी की आंखों पर चोट कर देता है। अब तान्या नीचे गिरकर दर्द की वजह से चिल्लाने लग जाती है और फाल्क जेनेक को अपनी बंदूक से धमकाता है। तभी अंधेरे से एक राक्षस जैसा जानवर बाहर आता है और फाल्क पर हमला कर देता है। इसके दौरान गलती से फाल्क के हाथ से गोली चल जाती है और पूरी गुफा में तेज रोशनी फैल जाती है। वो राक्षस जैसे दिखने वाली लोमड़ी और मकड़ी फाल्क के शरीर को काटकर चीर फाड़ कर देती है। अब जानवर का ध्यान तान्या और जेनेक पर जाता है, इसलिए दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी जानवर हमारे जेनेक को पकड़ लेता है और उसके शरीर को भी काटने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तान्या उसके बचाव में आती है और जानवर के शरीर पर हमला कर देती है। अब दोनों मिलकर उस लोमड़ी को मार देते हैं। वे बीरथा के शरीर के पास जाते हैं और उसकी लाश के नीचे उन्हें फोन मिल जाता है। फिर वो जल्दी से फोन करके मदद मंगवाते हैं। कुछ समय बाद उनका ध्यान इस बात पर जाता है कि मेन बेस से धुआं निकल रहा है, इसलिए वो जल्दी से मेन स्टेशन की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर पता लगता है कि जिस लड़की का ऑपरेशन किया गया था वो जिंदा नहीं बच पाए। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए मंत्री के लोग बड़े खुशी के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं। तान्या जेनेक के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ इंसान और कुत्ते के डेरे से मिलकर एक बच्चा पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बेकार सा लग रहा है। जेनेक को पता लगता है कि इस बच्चे को टिनी ने जन्म दिया है और ये लाल बैक्टीरिया की वजह से कोई खतरनाक है, इसलिए वो बच्चे को मारना चाहता है। लेकिन उसकी प्यारी तान्या उसको रोक देती है और जानवर को अपनी गोदी में उठाकर बोलती है, मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। फिर सभी लोगों को रिसर्च स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है और जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ी ऊंचाई पर जाता है, तभी जेनेक और तान्या का ध्यान एक ग्लेशियर पर जाता है जो कि लाल रंग का हो गया है। इसके दौरान ही बैग में रखा छोटा सा म्यूटेंट बच्चा आवाज नहीं करता है। अब जेनेक और तान्या एक दूसरे की तरफ डर के साथ देखते हैं, क्योंकि उनको आने वाले खतरे के बारे में अच्छे से पता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, जाने से पहले आपको एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें एक फादर अपनी बेटी के लिए इतना कॉन्शियस होता है, उसकी रक्षा करने के लिए इतना चिंतित होता है कि वो उसको एक ऐसी पैंट पहनाता है जिसमें लॉक लगा के रखता है, ताकि कोई उसके साथ गलत हरकत न करे। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस मूवी का नाम है रॉबिन हुड मैन इन टाइट। बाकी दोस्तों, मूवी को देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स।